ओम शांति। आज का पदम है सतयुग की 8 और त्रेता की 12 गद्दियां कैसे बनती हैं, जाने पूरा राजयोगी रहस्य। सतयुग की 8 गद्दियां और त्रेता की 12 गद्दियां, भाव, अर्थ और प्रक्रिया। ये सृष्टि चक्र एक सुव्यवस्थित नाट्यशाला है जिसमें समय के अनुसार सत्ता परिवर्तन का एक प्राकृतिक नियम चलता है। समय के अनुसार सत्ता परिवर्तन का एक प्राकृतिक नियम चलता है। सतयुग में जहां 8 गद्दियां होती हैं, वहां त्रेता युग में ये संख्या 12 गद्दियों तक पहुंच जाती है। कैसे होता है ये विस्तार? क्यों बढ़ती हैं गद्दियां? इसका आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक भी बढ़ जाती है और व्यवहारिक भी अर्थ क्या है? हाँ जी, गद्दियां माना जन्म क्या? ये जन्म है 8 और 12 जन्म है। गद्दियां 8 और 12 नहीं है। गद्दियां तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन हाँ बढ़ जाती हैं त्रेता में। और वो इसलिए कि लोग बढ़ जाते हैं, आत्माएं बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। गद्दियां और जन्म में फर्क है ना? हाँ जी, गद्दियां और जन्म में फर्क होगा ना? फर्क होगा, वो देखते आगे बताएंगे। इसका आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ क्या है? आइए इस दिव्य ज्ञान को समझें। नंबर 1, सतयुग की 8 गद्दियां सूर्यवंशी राजधर्म। सतयुग में 8 गद्दियां समानांतर हॉरिजेंटल रूप में होती। अब ये शब्द बाबा के बच्चों ने कल्पना किया है। मुरली में ऐसा कहीं नहीं मिलता। भाई जी, एक राजा कम से कम 40 वर्ष तक राजगद्दी पे बैठेगा ना, उसके आगे वो तो करेंगे। छोड़ देगा। इनकी पहले कल्पना को समझ लें। ये हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि 8 राजा होते हैं एक ही टाइम में, समानांतर। मतलब पब्लिक कैसे 8 राजा होंगे, पब्लिक कितनी होगी, ये उन्होंने सोचा नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि एक ही टाइम में 8 गद्दियां होंगी। अष्टरत्न है ना, वो अष्टरत्न अपने अपने इलाके के राजा होंगे। ये लाइन समझ में आई है? क्योंकि अष्टरत्न आएंगे, वो अष्टरत्न 8 जो है ना राज्य अपने अपने अलग, कृष्ण का राज्य अलग, दूसरे का अलग, तीसरे नारायण का, चौथे नारायण का, पांचवें नारायण का, छठे नारायण का, सातवें नारायण का, आठवें नारायण। तो अपना अपना गुरु होगा। हाँ, समझ में आया? उनका कहना उनका जो इमेजिनेशन है, उनकी जो सोच है, वो यहां काम करे, क्योंकि बाबा ने ऐसा कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिया। उन्होंने अपनी बुद्धि जो चलाई है वो आपके सामने में रख रहा। अर्थात एक ही समय में 8 अलग अलग राज्यों में राजा रानी राज्य करते। अब समझ में आ गया होगा?
हाँ जी भाई जी, जैसे जैसे कैसे बनती है ये गद्दियां? कैसे बनती हैं ये गद्दियां? सृष्टि की शुरुआत में कुछ आत्माएं विशेष पुरुषार्थ द्वारा सर्वशक्तिमान परमपिता शिव बाबा से राजयोगी राज्य का वर्षा प्राप्त कर राजा रानी बनती हैं। तो वह अष्ट रत्न वाली 8 आत्माएं जिनके लिए बाबा खड़े होकर क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं स्वर्ग में। यह आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, दिव्यता से भरपूर होती है। हर राजा रानी का एक ही उत्तराधिकारी होता है जिससे गद्दी की परंपरा चलती है, जिसके लिए बाबा ने कहा जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, इसी प्रकार नारायण फर्स्ट, नारायण सेकंड, नारायण थर्ड राजा पर आज गद्दी पर बैठेगा। भाई जी, अष्टरत्न वाले राजा जो बनने वाले वो अभी संगम पे होना चाहिए ना? अष्टरत्न कृष्ण के साथ ही तो जन्म लेंगे ना भाई, उनकी गंत 8वीं होगी ना। जन्म लेंगे पर उनके अलग अलग जगह होंगे ना, सभी मिलके थोड़ी एक जगह पे होंगे, अलग अलग जगहों पे उनको पता भी नहीं होगा। वो तो हो गई, वो जो जहां होंगे उनका पार्ट है, पर तो आके तो मिलेंगे ना। भाई जी, तो शुरू में एक राजा हुआ क्या अनेक राजा हुआ? देखिए, ये कल्पना है भाइयों की, जिन्होंने ये लिखा है। हम उसकी कल्पना को पहले समझे, फिर हम अपना निर्णय करेंगे। पहले उनकी बात को समझ ले, वो कहना क्या चाहते हैं। हर राजा रानी का एक ही उत्तराधिकारी होता है जिससे गद्दी की परंपरा चलती है। क्योंकि जो मुझे समझ में आता है, बाबा ने कहा है जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, मतलब उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, ऐसे परंपरा चलेगी। परंतु ये परंपरा तो नर्क की है। स्वर्ग में तो योग्यतम को राजा बनने की वो होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। भाई जी, फिर कृष्ण का बच्चा राजा नहीं बनेगा? भाई नहीं बनना चाहिए, इसमें क्या है? कृष्ण का बच्चा, कृष्ण कोई खुदा है क्या? जो नियम होना चाहिए वो तो नियम सबके लिए होना चाहिए ना। हाँ, जो नियम प्रमाण समझो, कृष्ण समझो फर्स्ट राजा है तो उसका हाँ। बच्चा राजा बनना, योग्यतम राजा बनना या ना बनना योग्यतम पर निर्भर करेगा ना। जो योग्य होगा वही राजा गद्दी पर बैठना चाहिए। वो अगर डिजर्व करेगा तब बनेगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी इन्होंने तो उसी प्रकार से जैसे बाबा ने कहा है, बाबा की बात भी यही है कि जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, मतलब उसका बेटा गद्दी पर बैठता आता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपना इंग्लैंड के राज्य से परिचित था और उनमें ऐसे राजा बनते थे, तो उन्होंने उसी आधार पर यहां भी ब्रह्मा बाबा ने कह दिया होगा, जिससे गद्दी की परंपरा चलती रहती है। सतयुगी रजाई की विशेषता, एक, राजाई को संपूर्ण सत्य ज्ञान होता है। राजाओं को संपूर्ण सत्य ज्ञान होता है, इसलिए उनमें कोई मतभेद नहीं होता। वे अखंड स्वशासन और चक्रवर्ती राज्य की भावना से चलते हैं। कोई अपराध, युद्ध या कलह नहीं होता, क्योंकि सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, पवित्र आत्माएं होती। श्री कृष्ण और श्री राधा 2 अलग अलग राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी होते हैं। जब उनका स्वयंवर होता है तब वे लक्ष्मी नारायण बनकर राज्य करते हैं। सतयुग के अंत तक समय के प्रवाह के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है और सत्ता संरचना में विस्तार की आवश्यकता होती है।
इससे गद्दियों की संख्या भी बढ़ती है। त्रेता युग में 12 गद्दियां चंद्रवंशी राजधर्म होता है। त्रेता में 8 गद्दियों की संख्या से बढ़कर 12 हो जाती है। मतलब उसी प्रकार से 12 एक साथ राजा होते हैं और अपने अपने इलाके में करते हैं। 8 की जगह 12 हो गए। इस वृद्धि का कारण मानव सभ्यता का विस्तार, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, सभ्यता का विस्तार हो गया है। जनसंख्या का 9 लाख थी तो वहां 2 करोड़ हो गई है। सत्ता परिवर्तन, गद्दियां कैसे बढ़ती हैं? कुछ राजाओं के 2-2 उत्तराधिकारी होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर नई गद्दी स्थापन कर, क्योंकि इन्होंने बेटे को ही राजा बनाया है। अब 2 बेटे हो गए हैं त्रेता में आकर के, चलो भी तुम आधा राज्य तेरा तो आधा राज्य तेरा। सदस्य दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर नई राजधानियों की स्थापना करते हैं। समय के अनुसार सतयुग की तुलना में व्यवस्था में हल्का परिवर्तन आता है, जिससे चंद्रवंशी राजाओं की संख्या अधिक हो जाती है। त्रेता युग की गद्दियों की विशेषता, यहां भी एक ही चक्रवर्ती सम्राट की छत्र छाया में सभी राजा रानियां प्रेम पूर्वक राज्य करते हैं। राजधानी इंद्रप्रस्थ में होती है। समाज व्यवस्था में सत्युग की तुलना में थोड़ा परिवर्तन आता है, जिससे वो त्रेता कहलाता है। समानांतर और क्रमानुसार गद्दियां कैसे होती हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। अब जैसे आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सतयुग में 8, एच का मतलब है हॉरिजेंटल गद्दियां होती हैं। 8 जो है ना अलग अलग राजाएं होते हैं। परंतु वर्टिकल का मतलब है उसके नीचे, एक के नीचे 20 या 22 गद्दियां होती हैं। 8 है ना, भाई जी 8 स्टेट और उसके नीचे फिर अलग अलग राज्य सब। हाँ, एक तो राजा हो गया, परंतु उसके बाद मतलब 1250 साल में एक के नीचे 20-22 गद्दियां होती हैं, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कितने चलेंगे। एक गद्दी के नीचे 28-30 के करीब जो है ना राजा बनेंगे। इसी प्रकार से उनके भी सबके बनेंगे। फिर त्रेता युग आएगा तो इसमें 12 हैं गद्दियां। एक गद्दी के नीचे 20-22 राजा, इसका मतलब जैसे ये एक पार्टी के नीचे, जैसे बीजेपी या कांग्रेस, किसी एक पार्टी के नीचे नहीं, ऐसे नहीं होंगे। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। जो हम 30-40 वर्ष कर सोच रहे थे कि 30-40 वर्ष कोई राजा बनेगा, ऐसे जो है ना उसके नीचे एक राज्य में एक के बाद दूसरा, क्योंकि कोई 8 जैसे समझो कि स्टेट 8 बना दिए। जैसे भारत है, भारत में मतलब कितनी स्टेट्स है, 25 है, 26 है, तो उसमें से मतलब कहने का यह है कि 8 स्टेट है, 8 राजा हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना राजा है। फिर वो राजा में एक गद्दी पर 20-22 राजा बैठेंगे। 30-40 साल बाद 30-40 और विश्व में होगा ना भाई जी उनका राज कारभार, तो स्टेट भी बड़े बड़े होंगे पर मनुष्य आत्मा कम होगी। अब वो जो भी होगा, अब ये उनकी कल्पना है, क्योंकि बाबा ने इस प्रकार का हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये शब्द उन्होंने कहीं नहीं दिया। ये अपनी तरफ से इमेजिनेशन करके दिया जा रहा है। तो 30-35 त्रेता में जो सतयुग के अंदर 20-22 होने थे, अब वो त्रेता में 30-35 गद्दियां हो गई और कुल जो हो जाएंगी 42-47 हो जाएंगी। समानांतर गद्दियां ये दर्शाता है कि एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर एक जैसी सत्ता व्यवस्था चल रही होती है। कर्मानुसार गद्दियां ये दर्शाता है कि समय के साथ नई पीढ़ियां सत्ता संभालती जाती हैं।
जिससे राज्य की गद्दियां आगे बढ़ती हैं। सतयुग और त्रेता युग में मुख्य अंतर। सतयुग सूर्यवंशी 8 गद्दियां स्वर्णिम, इंद्रप्रस्थ, अखंड, दिव्य, 16 कला संपूर्ण होते हैं और त्रेता में 12 गद्दियां होती हैं और विस्तारित इंद्रप्रस्थ 14 कला संपूर्ण होते हैं। राजधानी राजाई परंपरा सृष्टि चक्र के अनुसार सत्ता का विस्तार। त्रेता के अंत और द्वापर के आरंभ में राजाओं की संख्या और बढ़ जाती है। द्वापर में अधिक राज्यों की स्थापना होती है, सत्ता का विभाजन आरंभ हो जाता है। कलयुग में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो जाता है, जिससे मतभेद बढ़ता है। साकार बाबा के महावाक्य। सूर्यवंशी में 8 गद्दियां चलती हैं, फिर चंद्रवंशी में 12 गद्दियां होती हैं। बाप फिर वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। ये मुरली है 21-7-3। ये पुण्य आत्माओं की दुनिया है जहां कोई भी पाप आत्मा नहीं होती। निष्कर्ष है, सतयुग में 8, त्रेता में 12 गद्दियां होती हैं जो समय के अनुसार बढ़ती जाती हैं। सत्ता का ये क्रम प्राकृतिक रूप से चलता है, जिससे शासन व्यवस्था अखंड रहती है। सतयुग और त्रेता में कोई मतभेद नहीं होता। सभी राजा एक ही छत्र छाया में राज्य करते हैं। समय के अनुसार गद्दियों की संख्या, शासन व्यवस्था और संस्कृति में बदलाव आता है। इसलिए हमें अभी पुरुषार्थ करना चाहिए, उन्हें गद्दियों के अधिकारी बन सके और स्वर्णिम युग का हिस्सा बने। आइए हम शिव बाबा की याद में रहकर अपनी आत्मा को पवित्र करें और भविष्य की सत्ता का हकदार बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।